हम देख रहे थे सूडो फोर्स। सूडो फोर्स में भी बात करेंगे आपका इंक्लाइन प्लेन को जब एक्सलेशन दिया जाता है तो क्या होता है। इंक्लाइन प्लेन में हमने जनरल केस देखा था कि ब्लॉक नीचे आता है तो क्या होता है जब इंक्लाइन प्लेन जो है वो रेस्ट में है। अब देखेंगे इंक्लाइन प्लेन भी मूव कर रहा है किसी एक्सलेशन से तो क्या होता है सूडो फोर्स की वजह से एक्सलेशन वगैरह। पहले इंक्लाइन प्लेन ये था, इस पे एक ब्लॉक रखा था वो नीचे आता था, उसका केस हमने बताया था। और बट प्लेन क्या था, रेस्ट में था, ब्लॉक नीचे आ रहा है। अब क्या है, ब्लॉक रखा होगा प्लेन पे और प्लेन भी चलेगा। अब प्लेन भी चलेगा तो क्या होगा मामला, तो सूडो के कॉन्सेप्ट से वो देखेंगे। फिर उसके बाद आज देखेंगे आपका जो हमने देखा था टेंशन वगैरह स्ट्रिंग के केस में, अब स्ट्रिंग के साथ स्प्रिंग भी लगा होगा तो क्या होता है, तो वो सब बातें आज करेंगे। स्प्रिंग का केस बात करेंगे, स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद अभी आपका दशहरा की छुट्टी रहेगी कुछ दिन, तो अगला जो लेक्चर यूट्यूब का आएगा 5-6 दिन के गैप के बाद आएगा, तो ठीक है। अभी आज का लेक्चर डला जाएगा आपका मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या वेडनेसडे को आ जाएगा यूट्यूब पे, और बाकी लेक्चर फिर आपका 1-8 वीक के बाद आएगा। तो देखते हैं। अब देखो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए इज, या ए पहले लिखा था, ए डैश कर लेते हैं। ए डैश इज गिवन टू इंक्लाइंड प्लेन, गिवन टू इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे रहे हैं ए डैश। क्या बताना चाह रहा हूं देखते हैं। पहले हमने इंक्लाइन का केस देखा था ना, मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये कुछ इस तरह से इंक्लाइंड है, ठीक है, ये हमने देखा था। इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है ये क्या है, थीटा है। इंक्लाइंड प्लेन है, पहले बताया है, इसको अगर सामने से देखेंगे ना ये पूरा सरफेस होगा, बट इसको जब सामने से देखेंगे इस तरह से सरफेस इंक्लाइंड है, ये फ्लैट है, ये हो गया टिल्ट इंक्लाइंड। इसको जब सामने से देखेंगे तो आपको लाइन नजर आएगा, जब इधर देखेंगे तो पूरा सरफेस नजर आएगा, फ्रंट व्यू देखेंगे तो लाइन नजर आएगा। दरअसल एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे एक ब्लॉक रखा था, एम मास, इसका डिटेल हम पहले देख चुके थे, अभी मेनली हम सूडो के साथ देखेंगे। अच्छा, अभी हमने क्या बोला, इंक्लाइंड प्लेन को कुछ एक्सेलरेशन दिया गया ए डैश, तो किधर भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिया जा सकता है, राइट या लेफ्ट किधर भी। तो मान लो इसको एक्सेलरेशन ए डैश दिए, इधर दिए, ए डैश एक्सेलरेशन दिए इधर राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड इसको कितना एक्सेलरेशन दिया, इंक्लाइंड प्लेन को ए डैश दिया। अब जरा देखते हैं ब्लॉक के साथ क्या होगा। पहले जो कुछ हो रहा था वो तो होगा ही। पहले क्या लगता था, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता था, mg, ये करते थे। mg के दो कंपोनेंट, ये सब डिटेल पहले बता चुका हूं, जिनको अगर दिक्कत होगी तो पुराना लेक्चर देख लीजिए। तो ये हो जाएगा mg, क्या हो जाएगा, cos थीटा एंगल के साथ वाला। इधर कंपोनेंट कितना लगता था, mg sin थीटा, ये सब बता चुके हैं हम, ठीक। और क्या था, अगर ये कंप्रेस कर रहा है, कैसे कंप्रेस कर रहा है ऐसे, तो कंप्रेशन के अगेंस्ट नॉर्मल एक्शन, नॉर्मल एक्शन क्या लगता है, n। इतनी बातें तो हम पहले कर चुके थे, इतनी बातें पहले कर चुके थे, इतना पता था। अब नया काम क्या हुआ, सूडो फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है ए डैश, यानी इंक्लाइंड प्लेन भी एक्सेलरेट कर रहा है। और जब प्लेन या इंक्लाइंड वाला फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, जब फ्रेम एक्सेलरेट करता है तो किसकी बात करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम की, और नॉन इनर्शियल में सूडो है। मान लो इसको एक पर्सन देख रहा है, उसको इंक्लाइंड प्लेन पे बैठा दिया, ऑब्जर्वर को हमने इंक्लाइंड प्लेन पे ही बैठा दिया, तो अगर ऑब्जर्वर को इंक्लाइंड प्लेन पे बैठा दिया तो ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट करेगा ए डैश से, यानी ऑब्जर्वर किस में होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा तो सूडो की बात करेंगे, सूडो फोर्स किधर लगता है, एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो एक्सेलरेशन, फ्रेम का एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, लेफ्ट साइड, तो सूडो किधर लगेगा, राइट साइड। तो मास पे अगर सूडो फोर्स देख रहे हैं तो इस मास पे सूडो लगेगा, इधर लगेगा। सूडो फोर्स कितना है, एफपी से लिखा, और सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो ऑब्जेक्ट का मास, ब्लॉक को देख रहे हैं, ब्लॉक का मास क्या है, m, और फ्रेम को जो एक्सेलरेशन दिया हमने कितना दिया था, a डैश, तो क्या हो जाएगा, ये ma डैश हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, जरा मुझे बताना, ये एंगल थीटा है, और तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये थीटा क्यों, डिटेल पहले बता चुका हूं, अभी इसको पे फोकस कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, दोनों के बीच 90, ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो मुझे बात बताओ एक, कि क्या फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये कॉस, ये एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस,
तो ये कंपोनेंट होगा कॉस और दूसरा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, साइन। दो कंपोनेंट होगा, एक एफपी का एंगल के साथ वाला ये कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो एफपी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा और एक इसके परपेंडिकुलर इस साइड होगा, दोनों के बीच में एफपी लाई करेगा। कंपोनेंट ऐसे ब्रेक करते हैं। तो एफपी का कंपोनेंट एफपी कॉस एंगल के साथ वाला होता है कॉस, तो एफपी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, एफपी कॉस 90 माइनस थीटा यानी एफपी साइन थीटा। या फिर मैं इधर से देखना चाहता हूं तो ये और ये दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ ये एंगल कितना होगा, ये थीटा होगा। आप वैसे समझ लो, आप 90 माइनस थीटा से समझो या थीटा से, ये पूरा एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। क्लियर है ये। तो एफपी के दो कंपोनेंट, एक एफपी या तो डायरेक्ट थीटा से देखोगे तो एंगल के साथ कॉस ये पड़ेगा, एफपी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफपी साइन थीटा। या इस एंगल के टर्म में देखोगे तो एंगल के साथ वाला कॉस, तो एफपी का ये कंपोनेंट एफपी कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, एफपी साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट देखोगे अगर इस 90 माइनस थीटा के टर्म में, तो ये साइन होगा एफपी साइन 90 माइनस थीटा यानी एफपी कॉस थीटा। हम जैसे देखिए तो इस थीटा के टर्म में देख लेते हैं, ज्यादा आसान होगा देखना। तो एफपी का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एंगल के साथ वाला थीटा, इसके साथ थीटा बना रहा, तो ये बन जाएगा एफपी कॉस थीटा। तो इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफपी कॉस थीटा, और एफपी को हमने लिखा है एम ए डैश, तो एफपी कॉस थीटा या फिर बोल सकते हैं एम ए डैश कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट एंगल के साथ वाला इस थीटा के साथ देखेंगे ये कॉस होगा, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन। ये क्या हो जाएगा, एफपी या फिर एम ए डैश लिख लेते हैं, एम ए डैश साइन थीटा। पहले बताओ बोर्ड पे जो लिखा है समझ में आ रहा है, क्लियर है? हाँ बोलो, क्या बोला ये, हाँ नहीं देखो पूरा एंगल, ये पूरा ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल एंगल क्या है 90 है। ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ एंगल ये क्या होगा थीटा, तभी पूरा 90 बनेगा ना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा। तो एंगल के साथ वाला कॉस, तो एम ए डैश कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम ए डैश साइन थीटा। तो इतनी बातें क्लियर है। अब जरा यहां बात समझना, पहले और अब में क्या अंतर आएगा, एक्स्ट्रा चीज बढ़ चुका है, सूडो फोर्स के कंपोनेंट की वजह से कुछ चीजें और आएगी। पहले n इक्वल टू क्या लिखते थे, mg cos थीटा, अब n इक्वल टू क्या होगा, mg cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, और प्लस सूडो का कंपोनेंट ma डैश sin थीटा, n वर्टिकली अपवर्ड है, ये दोनों नीचे। पहले होता था n इक्वल टू mg cos थीटा केवल, अब सूडो भी आएगा। अच्छा, जो ब्लॉक है, ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी, ब्लॉक इंक्लाइन पे नीचे आने की टेंडेंसी होगी, तो ब्लॉक जिस एक्सप्रेशन से आ रहा था, पहले भी हमने बोला था ए, वही नाम दे रहे हैं ए। तो ब्लॉक ए से मान लो नीचे आ रहा है, मुझे एक बात बताओ, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए। ब्लॉक के बारे में हम देख रहे हैं इंक्लाइन के लॉन्ग, तो एम जी साइन थीटा नीचे है, ऊपर सूडो का कंपोनेंट माइनस एम ए डैश कॉस थीटा, तो एम जी साइन थीटा माइनस एम ए डैश कॉस थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, इक्वल टू नेट बोलेंगे। इक्वल टू नेट क्या होगा, एम ए, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा नीचे माइनस ऊपर सूडो का कंपोनेंट अपोजिट जस्ट इसके एम ए डैश कॉस थीटा, इंक्लाइन पे जस्ट अपोजिट, और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू एम ए। पहले बोलो ये क्लियर हुआ। अब अगर मुझे यहां पे एक्सेलरेशन लिखना भी है तो एम 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 कैंसिल, तो पहले हाँ बोलो बोलो, हाँ सूडो है, एम जी साइन थीटा एम जी का कंपोनेंट जो पहले भी लगता था। तो नेट फोर्स जो इंक्लाइन के अलॉन्ग वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लगा, नीचे आने की टेंडेंसी है, नीचे आने की टेंडेंसी है, मतलब क्या करेंगे, ज्यादा माइनस कम, तो नीचे आने की टेंडेंसी है, तो बड़ा कौन होगा, एम जी साइन थीटा नीचे लाएगा, और रोकेगा कौन, एम ए डैश कॉस थीटा, क्योंकि इसके अपोजिट लग रहा है ना, एम जी साइन थीटा के, एम जी साइन थीटा के अपोजिट लग रहा है ना एम ए डैश कॉस थीटा, तो ये रोकेगा। तो नेट लिखेंगे ज्यादा माइनस कम, ड्राइविंग माइनस अपोजिंग, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए डैश कॉस थीटा। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, इसका m इंटू ए, ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए। तो ये लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस एम ए डैश कॉस थीटा इक्वल टू m इंटू ए। सबसे m कैंसिल कर सकते हैं, a इक्वल टू क्या होगा, g साइन थीटा माइनस a डैश कॉस थीटा। तो यहां एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, यहां एक्सेलरेशन आ रहा है g साइन थीटा माइनस a डैश कॉस थीटा। पहले एक्सेलरेशन जब बिना सूडो के हम देखते थे, तो पहले एक्सेलरेशन क्या होता था, a इक्वल टू जी साइन थीटा। अब क्या होगा,
जब सूडो भी लगने लगा, जब इस पे एक्सलेट करने लगा इंक्लाइन, मतलब इंक्लाइन का एक्सलेशन हो गया तो सूडो फोर्स लगने लगा, तब एक्सलेशन क्या है, जी साइन थीटा माइनस ए डैश कॉस थीटा। जरा एक बात समझना, फॉर द ब्लॉक, अब अगर बोल रहे हैं ठीक है इंक्लाइन एक्सलेट कर रहा है पर ब्लॉक मेरा रेस्ट में रहे, फॉर द ब्लॉक टू बी स्टेशनरी, इसके लिए इंक्लाइन को कितना एक्सलेशन दिया जाए ताकि ब्लॉक क्या रहे, स्टेशनरी रहे। अच्छा ऊपर में ये दिख रहा है, फॉर द ब्लॉक टू बी स्टेशनरी, तो किसी लाइट की वजह से चमक रहा होगा, कोई लाइट एक बंद करना होगा। देखो अच्छा कोई बात नहीं, फॉर दी, मैं पढ़ दे रहा हूं ना, फॉर दी ब्लॉक टू बी स्टेशनरी, अगर चाहते हैं कि ब्लॉक इंक्लाइन पे क्या रहे, स्टेशनरी रहे, उसके लिए इंक्लाइन प्लेन कितने एक्सलेशन से मूव करेगा। अब एक बात समझो, पता है क्या होगा, अगर इस पे ब्लॉक है ना तो ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे आने की होगी, लेकिन इसको एक पर्टिकुलर एक्सलेशन से भगा दोगे ना, इसको पर्टिकुलर एक्सलेशन से भगा दोगे ना, तो ब्लॉक भले इस पे रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। एक स्पीड के बाद ऐसा होता है, जैसे आप सर्कुलर मोशन में भी देखोगे या नॉर्मल घर में भी देखोगे, मग है, मग को ऐसे पानी भरा हुआ ऊपर रखो, धीरे धीरे ले जाओ, पानी गिर जाएगा, लेकिन बहुत तेजी से पार कराओ पानी नहीं गिरेगा, या बाल्टी को बहुत तेजी से पार कराओ नहीं गिरेगा। वहां मामला होता है अलग, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल को वहां देखेंगे, बट मतलब एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन या स्पीड पे ऐसा होता है कि तुम्हारा एक्सेलरेशन ये रेस्ट में हो जाएगा, ब्लॉक जो होगा रेस्ट में होगा। तो फॉर दी ब्लॉक टू बी स्टेशनरी, ब्लॉक स्टेशनरी का मतलब क्या है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। ब्लॉक स्टेशनरी मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या बोला है, ए, वो जीरो हो जाए। तो ए जीरो क्या होगा, इसको ए, यही इक्वेशन ना, इस इक्वेशन में ए को जीरो करो तो क्या लिखेंगे, जी साइन थीटा माइनस ए डैश कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यहां से देखना ए डैश कॉस थीटा, इसको उधर ले जाएंगे क्या होगा, इक्वल टू जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, और ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। यानी कि अगर ब्लॉक समझो, अगर सॉरी इंक्लाइन, अगर इंक्लाइंड जी टेन थीटा से एक्सलेट करे तो ब्लॉक इंक्लाइन पे रहेगा, फिर भी उसका एक्सलेशन जीरो रहेगा, यानी ब्लॉक क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, जहां पे टेन थीटा क्या है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल। इतनी कथा समझ में आई तो नोट डाउन कर लो, फिर बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन सिंपल है, मैंने अभी जो बता दिया कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन जेई का ही है, तो जेईई का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर लोगे। बस ऐसे ही दे रहा हूं, क्योंकि पढ़े हो तो अप्लाई कर सको, पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तो सबसे आंसर चाहिए मुझे और आंसर बता भी पाओगे, तो जल्दी लिखो क्वेश्चन। देखो ए ब्लॉक इज केप्ट, ए ब्लॉक इज केप्ट, इसी कंडीशन पे है, कुछ खास नहीं है। ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस, क्योंकि फ्रिक्शन अभी पढ़े भी नहीं है तो ठीक है, ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस, frictionless inclined surface, frictionless inclined surface with angle of inclination, frictionless inclined surface with angle of inclination, inclination मतलब inclined plane का angle, angle of inclination alpha, angle of inclination alpha full stop, the inclined is given an acceleration, the inclined is given an acceleration a, inclined is given an acceleration a to keep the block stationary, inclined is given an acceleration a to keep the block stationary, to keep the block stationary, then a equals to what, देन ए इक्वल्स टू व्हाट, चार ऑप्शन दे रखे हैं, जी, जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ था तो चार ऑप्शन दे रखे थे, जी, जी टेन अल्फा, जी बाय टेन अल्फा और जी कॉसेक अल्फा। जल्दी से बता दो, अब बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, ठीक है, इसमें कुछ करने लायक थोड़ी है, अगर हम कंडीशन पढ़ चुके हैं तब तो क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। हाँ ये क्लियर है, बस कुछ नहीं दिया, इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा की जगह क्या दे रखा है, अल्फा, और हमने ए डैश इंक्लाइन का एक्सेलरेशन माना था, यहाँ इंक्लाइन का एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, ए, तो आपसे ए की वैल्यू पूछी है कितना, ए किसका एक्सेलरेशन है, इंक्लाइन का कि मास का, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विद एक्सेलरेशन इतना, द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन,
तो इंक्लाइन का एक्सप्रेशन कितना होगा, यहां हमने ए डैश दिया था, यहां पे क्वेश्चन में उसकी जगह ए दे रखा है, तो क्या होगा, ए इक्वल टू यही कंडीशन था जी टेन थीटा, तो जी टेन थीटा यहाँ एंगल थीटा की जगह अल्फा दिया तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, इसलिए नहीं है क्योंकि हम ये कंडीशन कर लिए, नहीं करे रहते तो फिर क्वेश्चन अच्छा है। तो क्वेश्चन इसलिए भी है कि पहले आप कंडीशन कर चुके हो तभी कर पाओगे। ठीक है, चलो अब जरा हम स्प्रिंग का केस देखेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम या स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स वगैरह उसके बारे में बात करेंगे, कैसे क्या होता है, तो देखते हैं स्प्रिंग का केस। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स की, जरा समझना स्प्रिंग फोर्स। एक स्प्रिंग ऐसे रखा हुआ है, तो स्प्रिंग ना खींचा है ना कुछ है, तो अभी जो इसकी लेंथ होगी ना स्प्रिंग की, अभी जो स्प्रिंग की लेंथ है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग की कौन सी लेंथ, नेचुरल लेंथ। ये जो लेंथ है स्प्रिंग की ये बोलते हैं स्प्रिंग की क्या है, नेचुरल लेंथ। इसको एल से लिखो, एल नॉट से लिखो, जिससे लिखना है। अभी स्प्रिंग अपने किस में है, नेचुरल लेंथ में, ना इसको खींचे ना कुछ किए हैं। ये मान लो लेंथ है एल नॉट, ये है एल नॉट, ये है नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है ना, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो ये जितनी भी लेंथ इसकी रही होगी ये इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ है। अब स्प्रिंग को हम खींचते हैं पकड़ के या फिर कंप्रेस करते हैं। आप समझना, इसी स्प्रिंग को कोई पर्सन है, अब आदमी बनाऊंगा थोड़ा सा खतरनाक सा फिगर बनेगा तो उससे कोई यही नहीं होना है, बात समझना। इसी स्प्रिंग को खींचा किसी ने, कोई पर्सन खींच रहा है, पर्सन बनाना है तो फिगर तो जैसा बनेगा, कुछ पर्सन का फिगर बनाना। ड्राइंग वाले जो अच्छे बालक को अपना ड्राइंग करते रहना, मैं लगभग कुछ समझने लायक बना देता हूँ। एक पर्सन बन गया, इसका हाथ बना लो, ये एक पर्सन है। ठीक है ना, ये स्प्रिंग को पकड़ के खींच रहा है, ये स्प्रिंग को पकड़ के खींच रहा है। खींचने से क्या होगा, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, यानी पहले तो एल नॉट नेचुरल लेंथ था ही, अब उससे लेंथ कुछ ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो ज्यादा हुई, ये खींचा पकड़ के किसी ने, ये लेंथ जो बढ़ गई एक्स बढ़ गई। तो अब नई लेंथ किधर कितनी हो गई, एल नॉट प्लस एक्स। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर स्प्रिंग को पकड़ के खींचेंगे तो स्प्रिंग की क्या टेंडेंसी होती है कि अगर खींचेंगे फिर स्प्रिंग क्या होगा, अपने पुराने पोजीशन पे वापस आना चाहेगा, अगर उसकी इलास्टिक लिमिट है। यानी स्प्रिंग को खींचा हमने किधर, राइट साइड, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, लेफ्ट साइड। यानी स्प्रिंग फोर्स को मान लो मैंने लिखा से एफ एस से, खींच रहा इधर, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा एफ एस वो किधर लगाएगा, लेफ्ट साइड। अच्छा ठीक है, या फिर एक चीज ये भी हो सकता है कि स्प्रिंग को ये पर्सन जो है स्प्रिंग को कोई फिगर थोड़ा खतरनाक पर्सन बनेगा तो ये दबा रहा है, ज्यादा खतरनाक आदमी बन गया तो ठीक है। ये पर्सन स्प्रिंग को दबा रहा है। अब जब दबा रहा है स्प्रिंग को तो इसकी लेंथ पहले से क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। मान लो कितना कंप्रेस किया, तो हमने कंप्रेस भी माना, मान लो एक्स कंप्रेस किया, ये जो कंप्रेस किया ये एक्स कंप्रेस किया, तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी स्प्रिंग की, बता पाओगे? एक्स खींचा था तो लेंथ बढ़ के एल नॉट प्लस एक्स हो गई, तो ये हो जाएगा एल नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। तो एल नॉट टोटल लेंथ था, एक्स कंप्रेस कर दिया, तो नई लेंथ हो जाएगी एल नॉट माइनस एक्स। ठीक, अच्छा स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा इस केस में, अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किए हैं, अगर एक्सपेंड खींचे हैं, तो
तो स्प्रिंग फिर पुरानी पोजीशन में वापस आना चाहता है, इधर लगता है फोर्स उल्टा। और स्प्रिंग को अगर कंप्रेस किए हैं तो फिर से क्या होगा, उल्टा जाना चाहेगा, मतलब कि क्या होगा, तुम्हारा एक्सटेंड होना चाहेगा, फिर से फैलना चाहेगा। स्प्रिंग को कंप्रेस इधर किए तो फिर स्प्रिंग क्या लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा पुराने पोजीशन को रिगेन करने के लिए। तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, इस केस में जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा। ठीक है, यानी एक बात समझ में आया, स्प्रिंग फोर्स हमेशा कंप्रेशन के अगेंस्ट लगा रहा है। स्प्रिंग फोर्स कंप्रेशन के अगेंस्ट, मतलब कंप्रेशन या एक्सपेंशन। अगर खींच रहे हैं, जो चेंज हो रहा है डायमेंशन इधर, तो स्प्रिंग राइट खींच रहे हैं, लेफ्ट फोर्स लगा रहा है। और अगर लेफ्ट कंप्रेस करे तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहा है, राइट साइड। यानी स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या लगेगा, अपोजिट। यानी इसी को जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, स्प्रिंग फोर्स को हमने लिखा एफएस से प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे स्प्रिंग को वापस आने के लिए उतना ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, चाहे कंप्रेस करे चाहे एक्सपेंड। जितना ज्यादा खींच देंगे उतना ज्यादा फोर्स चाहिए वापस आने के लिए, या जितना ज्यादा कंप्रेस कर देंगे फिर वापस आने के लिए उतना ज्यादा फोर्स चाहिए। यानी स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, जितना खींचे, डिस्प्लेसमेंट। और साइन क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे माइनस। माइनस साइन का क्या मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स एक्स के अपोजिट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। अगर डिस्प्लेसमेंट राइट किया तो स्प्रिंग लेफ्ट फोर्स लगाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट किया तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगाएगा, राइट। इस तरह का रिलेशन जहां भी होता है F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स एक कैसा फोर्स है, रीस्टोरिंग। री का मतलब फिर से, अगेन। स्टोरिंग का मतलब स्टोर, जो पुराने पोजीशन को फिर से स्टोर कर दे, वैसा फोर्स क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स जो हमने एफएस से लिखा, स्प्रिंग फोर्स यहां पे स्प्रिंग फोर्स क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और स्प्रिंग फोर्स क्या है, एक रीस्टोरिंग फोर्स है। इट इज अ रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि पुराने पोजीशन को वापस लाना चाहेगा। अब एक बात समझो, अगर मैंने ये रिलेशन लिखा एफएस प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाना पड़ेगा तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया, उसको बोला के। के यहां पे क्या है, एक कांस्टेंट है, के इज अ कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। के इज अ कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। के इज अ कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा बात जरा के बारे में कर लें। के के बारे में, के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका मुझे एसआई यूनिट बता पाओगे? के का एसआई यूनिट क्या होगा, एफ बाई एक्स ना। के का माइनस साइन तो डायरेक्शन को बता रहा है, उसका इससे लेना देना तो नहीं है तुम्हारा डायमेंशन से या यूनिट से। माइनस साइन केवल डायरेक्शन बता रहा है, लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी। तो के फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। तो उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। यानी पर मीटर डिस्प्लेस हो रहा है तो कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है रिगेन करने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो अच्छा, इसका डायमेंशन अगर बोला जाए तो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन, स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, डिटेल बताए। फोर्स का mlt माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का l, तो क्या हो जाएगा ये mt माइनस 2। और कहीं ऐसे भी लिखते हैं, जो नहीं है उसको जीरो भी लिख सकते हो, तो ml0 t माइनस 2, ml0 t माइनस 2 या सिंपल mt माइनस 2। इतनी बातें समझ में आया? तो बोर्ड पे जो लिखा है लिख लो, फिर बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है क्या? हाँ, नहीं ज्यादा टाइम से देखो, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स क्या है, जितना ज्यादा हम डिस्प्लेस करेंगे, चाहे कंप्रेस करें या एक्सपेंड करें, जितना ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे अपने नेचुरल लेंथ से, उतना ज्यादा स्प्रिंग को फोर्स लगाना पड़ेगा वापस आने के लिए। तो एफ प्रोपोर्शनल क्या है, इस फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव साइन यहाँ क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा। टाइम से लेना देना नहीं है, आप कितना ज्यादा, मान लो हम यहां से यहां तक एक्स लाने में 5 घंटा लगा दिए, यहां से यहां तक इतना एक्स लाने में 5 घंटा लगा दिए, और यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिए मान लो 1 घंटे में, यहां से यहां 5 घंटे में लगा और यहां से यहां 1 घंटे में डिस्प्लेस कर दिए, तो स्प्रिंग फोर्स ज्यादा इसमें लगेगा।
मतलब नहीं है कि तुमको 1 घंटा लगा लाने में कि 5 घंटा, हमको डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा हुआ। अगर डिस्प्लेस ज्यादा किए तो स्प्रिंग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वापस करने के लिए, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट 1 घंटे में करे, चाहे 2 घंटे में, चाहे 4 घंटे में। कितना ज्यादा डिस्प्लेस किए हैं वो उतना ज्यादा। अगर हम बहुत टाइम लगा के कम डिस्प्लेस किए, स्प्रिंग फोर्स कम लगेगा। कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया, स्प्रिंग को ज्यादा वापस लाना होगा, ज्यादा दूर तक, तो ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो इसका लेना देना किससे? डिस्प्लेसमेंट से है। अब लिख लो एक बात, नेगेटिव साइन के बारे में लिखो। हियर नेगेटिव साइन indicates that spring force always acts opposite to the displacement of spring. Spring force always acts opposite to the displacement of spring, from its natural length. Displacement of spring from its natural length. नेचुरल लेंथ का मतलब स्प्रिंग पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा, अपने नेचुरल लेंथ में पड़ा हुआ है, ना खींच रहे हैं ना कंप्रेस कर रहे हैं। तो हाँ, ये समझ में आई बात। अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है ना। अब देखो एक काम कर सकते हो कि के के बारे में भी थोड़ा सा बात कर ले। के क्या बता रहा है? ठीक है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, के बता रहा है, के बेसिकली है, लिख लो के इज अ मेजर ऑफ, नीचे लिखना के के बारे में, के इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस, STIF क्या होगा स्पेलिंग? NES, मेजर ऑफ स्टिफनेस of the spring. K is a measure of stiffness of the spring. ठीक है, स्टिफनेस का क्या मतलब है? नहीं, देखो स्प्रिंग का काम है पुराने पोजीशन में वापस लाना। स्टिफनेस का क्या मतलब है? अगर स्टिफनेस जितना ज्यादा रहेगा वो स्प्रिंग उतनी जल्दी अपने पोजीशन को रिगेन करेगा। आप देखो हर तरह की स्प्रिंग की अलग अलग नीड होती है। जैसे पेन का स्प्रिंग है, पेन का स्प्रिंग क्या है कि आप हल्का सा कंप्रेस करोगे, कंप्रेस हो जाएगा, खींचोगे खींच जाएगा, और कंप्रेस करोगे तुरंत रिगेन होगा। उसी कंपेयर में स्प्रिंग होता है सोफे का स्प्रिंग क्या होता है? थोड़ा सा धीरे धीरे रिलैक्स होता है। आप बैठोगे सोफे पे, धीरे धीरे क्या होगा? कुशन उसका ठीक होगा। फिर और स्प्रिंग होता है जैसे रेलवे में देखो, ट्रेन में कंपार्टमेंट्स के बीच भी स्प्रिंग होता है। तो जब ब्रेक लगता है, 2 कंपार्टमेंट करीब आते हैं, फिर पटरी पे दूर जाते हैं, वो धीरे धीरे रिगेन करता है। हर जगह नीड अलग है। पेन के स्प्रिंग की स्टिफनेस कम चाहिए। हम नहीं चाहेंगे पेन एक कंप्रेस से खोलने के लिए पेन को हमको 4 आदमी लगे, 4 आदमी मिलकर कंप्रेस कर रहा है। हम क्या है, पेन खट से कंप्रेस किए फिर से रिगेन कर लिया। कम फोर्स के चाह रहे हैं जल्दी करना, तो उसकी स्टिफनेस चाहिए ज्यादा। जो जल्दी रिगेन करेगा उसका क्या बोलेंगे? स्टिफनेस ज्यादा। स्टिफनेस बताने वाला कौन है? के, यानी पेन की स्प्रिंग की के ज्यादा है। सोफे में क्या होगा? सोफे में पेन की तरह नहीं चाहेंगे कि सोफे में बैठे फट से सोफा ऊपर धक्का दिया, छत से टकरा गए, वैसा नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे सोफे का बैठे धीरे धीरे स्प्रिंग क्या हो? रिलैक्स हो। उसका स्टिफनेस पेन से थोड़ा कम चाहिए, के की वैल्यू कम होगी, थोड़ा सा देर से रिगेन करेगा। ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट में हम फट से नहीं चाहेंगे, तो रेलवे में 2 कंपार्टमेंट करीब आए, ब्रेक लगा, फिर से रिलैक्स हुआ, 4-5 आदमी ट्रेन से बाहर, वो तो नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ट्रेन में क्या हो जाए, जर्क ना लगे कि धीरे धीरे क्लोज है कंपार्टमेंट, फिर धीरे धीरे दूर आए। उसकी स्टिफनेस क्या होगा? और कम होगा, वो और लेट से रिगेन करेगा। तो के की वैल्यू वेरी करके, और के कई चीजों पे डिपेंड करती है, आगे जाके देखेंगे वर्क पावर एनर्जी में बात करें। के थिकनेस वगैरह पे भी डिपेंड करती है। जो पेन की स्प्रिंग है पतली होती है, जल्दी रिगेन करेगा। सोफे का स्प्रिंग देखना थोड़ा सा और मोटा होगा। आप रेलवे कंपार्टमेंट में देखना, या बहुत मोटा स्प्रिंग होता है वो। तो इससे अकॉर्डिंग जिसका जितना मोटा स्प्रिंग होगा वो क्या करेगा? उतना देर से रिगेन करेगा। पतला स्प्रिंग फट से रिगेन कर लेगा। तो ये चीज मेजर है स्टिफनेस। जितना जल्दी रिगेन करेगा उसकी स्टिफनेस क्या उतना ज्यादा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ, स्टिफनेस ज्यादा है मतलब के की वैल्यू ज्यादा है, मतलब बहुत जल्दी रिगेन करेगा। तो पेन की स्टिफनेस मतलब क्या है? स्प्रिंग की क्वालिटी है ना। स्प्रिंग की क्वालिटी क्या है? रिगेन करने की ना। तो यानी के ज्यादा है, जितना ज्यादा स्प्रिंग रिगेन करेगा, स्प्रिंग फोर्स जितना ज्यादा लगेगा, के क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तो लिख लो, के इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग।
indicates how quickly a spring regains its shape. How quickly a spring regains its shape. ठीक है. Greater the value of k, ठीक है, faster it will regain its initial position. तो मामला समझ में आया. फास्टर इट विल रिगेन इट्स इनिशियल पोजीशन. ये स्प्रिंग की कहानी फिर आएगी वर्क पावर एनर्जी में. वर्क पावर एनर्जी में हम यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब ये अभी बात नहीं करेंगे. अभी हम फोर्स पे देख रहे हैं तो हम इतना ही बात करेंगे, ताकि जब टेंशन निकालना होता है, रस्सी हो, रस्सी के साथ स्प्रिंग भी जुड़ा हो तो क्या होता है, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं. तो अभी हम उतना ही देखेंगे. अब स्प्रिंग का अरेंजमेंट देख लेंगे कि स्प्रिंग सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है, तो क्या होता है. तो अभी हम इस चैप्टर के लिए जितना जरूरत है वो देखेंगे लॉज ऑफ मोशन के लिए. स्प्रिंग इन सीरीज और एक देखेंगे स्प्रिंग इन पैरेलल. स्प्रिंग इन सीरीज और स्प्रिंग इन पैरेलल, ये दो केस देखेंगे. ठीक है. तो दो स्प्रिंग सीरीज में हो, दो पैरेलल में हो, क्या होता है जरा समझना. एक स्प्रिंग ये है, एक और स्प्रिंग जुड़ा है. दो स्प्रिंग मान लो है, इससे एक मास जुड़ा हुआ है. ठीक है. शुरू में अगर मास नहीं जुड़ा होगा, दो स्प्रिंग इस तरह से लटका है, अगर मास जुड़ा है तो मास की वजह से स्प्रिंग क्या होगा, खींचेगा. मास की वजह से क्या होगा, स्प्रिंग खींचेगा. तो स्प्रिंग क्या होगा, खींचेगा. तो ये मान लो खींचा, ये mg वेट नीचे लगा, उसकी वजह से खींच गया. तो पहले स्प्रिंग की कुछ नेचुरल लेंथ रही होगी. नेचुरल लेंथ जब खींचेगा तो दोनों स्प्रिंग क्या होगा, कुछ डिस्प्लेस होगा. मान लो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k1 और दूसरे वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है कुछ k2. तो एक बात समझो कि ये वाला स्प्रिंग डिपेंड करता है किसका k कितना है, किसकी स्टिफनेस ज्यादा है. जिसका k ज्यादा है वो क्या होगा, ज्यादा खींचेगा. k क्या होता है, फोर्स न्यूटन पर मीटर ना. अगर मैं लिख रहा हूं k मान लो 100 न्यूटन पर मीटर, उसका मतलब क्या है, 1 मीटर डिस्प्लेस 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वो स्प्रिंग. 200 न्यूटन पर मीटर यानी 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो वो स्प्रिंग 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा है. तो k ज्यादा किसका है, जिसका स्टिफनेस ज्यादा है. k एक हम लिख रहे हैं 100 न्यूटन पर मीटर, k 200 न्यूटन पर मीटर. दोनों में अंतर क्या है, 100 न्यूटन पर मीटर का है कि 1 मीटर के शेप को रिगेन करने के लिए 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और एक मीटर को शेप को रिगेन करने के 200 का फोर्स लगा 200 न्यूटन. तो ऑब्वियस है 200 वाला जल्दी रिगेन करेगा, तो स्टिफनेस ज्यादा उसकी. तो डिपेंड करता है स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी है इन बातों पर. ठीक. तो अब समझो कि ये वाला स्प्रिंग जो है वो खुद खींचा, मान लो x1 चेंज हुआ, पुराने लेंथ से जो है x1 चेंज हुआ, और इसमें जो लेंथ चेंज हुआ मान लो x2 चेंज हुआ. तो मैं टोटल लेंथ जो चेंज होगा, टोटल लेंथ जो चेंज हुआ, टोटल लेंथ जो स्प्रिंग टोटल खींचेगा, मुझे ये बता सकते हो कि टोटल खिंचाव कितना होगा, x1 प्लस x2 होगा. पहले कुछ लेंथ रही होगी, उससे ये x1 खींचा, ये x2 खींचा, तो टोटल दोनों मिला के कितना खींचेगा नीचे, x1 प्लस x2. तो टोटल लेंथ जो होगा, मान लो x बोला, उसको इक्वल टू हम बोलेंगे x1 प्लस x2. और एक बात समझो, चूंकि दोनों पे फोर्स क्या लग रहा है, वेट से ही खींच रहा है, तो दोनों पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो k1 k2 दोनों पे बराबर लग रहा है. और जब खींच जाएगा, समझना, और जब ये खींच के नीचे आ जाएगा, कुछ x1 x2 खींच गया, खींच के लेंथ बढ़ गया दोनों का, ये नीचे आ गया, तब भी वेट नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है. तो हर केस में क्या फोर्स सेम लग रहा है, तो फोर्स सेम लग रहा है. और h यहां से हम देखेंगे F इक्वल टू होता है kx, तो यहां से x इक्वल टू क्या होगा, F बाई के. x इक्वल टू होगा F बाई के, तो F इक्वल टू kx, तो x इक्वल टू F बाई के. तो माइनस तो साइन के लिए लिखना है तो लिख सकते हो, माइनस डायरेक्शन बताता, लिखना तो लिख सकते हो, तो लिखोगे क्या, माइनस F बाई के. अगर माइनस लिखना है तो भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है. k क्या होगा, जब टोटल खींचा मतलब k टोटल, k भी टोटल हो जाएगा. तो k टोटल को हमने क्या लिखा, k इक्विवेलेंट. और ये जो होगा, इस पे भी फोर्स क्या लग रहा है, F ही लग रहा है, माइनस F बाई के. तो इसका स्टिफनेस कितना, k1 माइनस F बाई k1, ये क्या बोलेंगे, माइनस F बाई k2.
सबसे F कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा 1/k1 प्लस 1/k2। समझ में आया? तो स्प्रिंग अगर सीरीज में हो तो k इक्विवेलेंट क्या होता है 1/k इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस 1/k2। मतलब सर फोर्स हमेशा बराबर से ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसको कौन खींच रहा है, वेट ही तो खींच रहा है ना, mg खींच रहा है, तो mg जितना इसको खींचेगा उतना इसको खींचेगा, और जब कंबाइन होके आया तब भी नीचे mg ही लग रहा था, तो टोटल फोर्स हर केस में क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, हाँ, k में चेंज क्या आएगा, k x कोई चेंज नहीं आएगा, समझो x1 पहले का खींचना, f इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, f इक्वल टू माइनस के एक्स, x इक्वल टू क्या बोलोगे f बाई के या माइनस f बाई के। x1 इसका खींचना, इस पे लगने वाला फोर्स और इसका k, तो इस पे लगने वाला फोर्स f ही है सब पे, इसका k k1 है। x2 इसका खींचना, इस पे लगने वाला फोर्स वही f ही है, mg है, f है, और ये क्या है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो f बाई k2। और जब कंबाइंड खिंचाया टोटल क्या होगा, इन दोनों का सम जितना होगा उतना खिंचाया, तो टोटल भी फोर्स कितना लग रहा है, f ही लग रहा है। और अब दोनों इसका और इसका टोटल खींचने में दोनों का इंपैक्ट है, k1 k2 दोनों के कारण टोटल खींचा है, तो मुझे पता नहीं टोटल जो इक्विवेलेंट के बोलेंगे k1 k2 को रिप्लेस करके वो कितना बोलेंगे पता नहीं, तो k1 k2 को जो रिप्लेस किया हमने बोला k इक्विवेलेंट, तो पूरे को जब खींचने की बात आ गई तो पूरा कितना खींचा, जिस स्प्रिंग दोनों के इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट से खींचा वो हमने मान लिया k इक्विवेलेंट, तो लिख लिया f बाई के। बात समझ में आया? उसी तरह से अब बात करें स्प्रिंग इन पैरेलल, तो स्प्रिंग इन पैरेलल, अच्छा ध्यान रखो दो के लिए हमने किया 1/k इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस 1/k2, इस तरह से 3 होता तो प्लस 1/k3 ऐड हो जाता, 4 होता तो प्लस 1/k4 हो जाता, तो इस तरह से कितने के लिए भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इन पैरेलल, अगर मैं पैरेलल की बात करूंगा, दो स्प्रिंग है, दोनों से मास अटैच है, m मास और इक्वली अटैच है, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे मास ऐसे अटैच्ड है। ठीक है, अब एक बात समझो जरा, ये जो खींचेगा कितना खींचेगा, इसका अब भी क्या लगेगा, नीचे वेट ही लगेगा, इसका जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F इक्वल टू mg नीचे लगेगा, F इक्वल टू mg नीचे लगेगा। इसमें अगर खींचने की हम बात करेंगे तो एक बात समझो कि इसमें जो खिंचा हुआ इसको हमने बोला इसका स्प्रिंग कांस्टेंट x1, और इसमें जो खिंचा हुआ उसको हमने क्या बोला x2। अगर इक्विवेलेंट है, दोनों इक्वल है, समझना, और ये अगर बैलेंस है तो ये क्या होगा, मास तिरछा नहीं होगा, वेट क्या करेगा, इक्वली पुल करेगा। अगर स्ट्रेट रहेगा तो उस केस में x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2, तो x1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, x2। हाँ, एक केस नहीं तो मतलब अगर टोटल खींचना यहाँ पे क्या सेम होगा, दोनों केस में अगर मैं बात करूंगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल बना रहे, आप नॉर्मल मास एक दो अलग अलग स्प्रिंग से लगा दो, अगर ये प्लेन में बना है, हॉरिजॉन्टल बना है, तो ऐसे क्या होगा, दोनों बराबर होगा। अगर मैं यहाँ फोर्स की बात करूंगा, टोटल फोर्स F है, इसमें खिंचाव कितना होगा, इसमें खिंचाव जो हुआ इस वाले में मान लो F1 हुआ, और इस वाले में जो खिंचाव हुआ वो F2 हुआ, इस वाले में खिंचाव हुआ F1 F2। होता क्या स्प्रिंग पता है, इस तरह से मास खींचेगा ना तो ये मास हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, फ्लैट रहेगा। अगर मास को हमने फ्लैट कर दिया, समझना, मतलब मास को यानी इस ऑब्जेक्ट को फ्लैट कर दिया, इसका मतलब क्या है, इस ऑब्जेक्ट को फ्लैट करने का मतलब है जितना ये खिंचाव होगा उतना ही है, दोनों का खिंचाव बराबर होता है। तो दोनों का खिंचाव बराबर, अगर F इक्वल टू माइनस kx में हमने x बराबर कर दिया तो F बाई k का रेशियो भी सेम होना चाहिए। समझ पा रहे इसको? तो F बाई k का रेशियो सेम, F और k सेम हो जरूरी नहीं है, F बाई k का रेशियो सेम होना चाहिए। F बाई k का रेशियो सेम होने के लिए अगर k वेरी कर रहा है तो F भी वेरी करेगा। अगर किसी का F बाई k का रेशियो सेम होने के लिए समझो जरा, अगर k किसी का ज्यादा है, मतलब k बढ़ गया, किसी का ज्यादा है, तो F को भी क्या होगा, बढ़ना होगा, तभी रेशियो सेम होगा। अगर k डबल हो गया तो F को भी डबल होना होगा, तभी रेशियो सेम होगा। या k 1/4 हो गया तो F को भी 1/4 होना होगा, तभी रेशियो सेम होगा। तो जिसका k ज्यादा होगा उस केस में क्या होगा, k ज्यादा का मतलब क्या है, k ज्यादा होगा, स्प्रिंग को x सेम मेंटेन रखना है, x को सेम मेंटेन रखना है, तो k ज्यादा है तो F भी क्या होगा, F भी क्या होगा, ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगेगा, लग के क्या होगा, इसको उसी पोजीशन में बना के रखेगा। हाँ
तो इसलिए टोटल फोर्स F यहां पे हम बोलेंगे इक्वल टू क्या, F1 प्लस F2। टोटल फोर्स ये कितना से खींच रहा है F, और हमने फोर्स क्या बोला था, फोर्स या टेंशन यहां पे क्या होगा, अवे फ्रॉम दी बॉडी, इससे अवे देखेंगे ये, इससे अवे ये, तो इस साइड F1 लग रहा है, इधर से F2 लग रहा है, तो F1 प्लस F2 किसको बैलेंस करेगा, F को। इसको वेट से खींच रहा है F से, और इसके लिए अवे डायरेक्शन क्या है इधर, और इसके लिए अवे क्या है, इसके लिए अवे इधर है, इसके लिए अवे इधर है, इसके लिए अवे ये है, तो ऊपर क्या लग रहा है F1, इधर ऊपर क्या लग रहा है F2, तो टोटल ऊपर क्या लग रहा है F1 प्लस F2, उसको किसको बैलेंस करना पड़ेगा, F को, जो वेट लग रहा है mg को F मान लिया, तो F इक्वल टू क्या हो गया, F1 प्लस F2, और F इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, kx। F क्या है, टोटल F जो mg खींचा, टोटल F का मतलब टोटल के माइनस लिखना है तो माइनस लिखो, टोटल के इंटू टोटल x, ठीक, टोटल x। और यहां पे भी अगर करोगे तो टोटल के k1 इंटू x, x तो x बराबर है ना सब में, और इसका भी क्या होगा k2x, क्योंकि जितना ये खींचेगा उतना ही खींचेगा, और कॉम्बिनेशन भी क्या होगा उतना ही खींचेगा। समझ में आ रही बात, अगर इधर समझो 5 सेंटीमीटर नीचे आया, इधर भी 5 आया, तो ये भी कितना नीचे आएगा, 5 ही तो नीचे आएगा ना। अगर एक साइड से अगर ये 5 खींचा इधर से 5 सेंटीमीटर, इधर से भी 5 सेंटीमीटर, तो ये पूरा m मास कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर ही नीचे आएगा ना। तो ऐसे में क्या हो गया, x सबसे कैंसिल हो गया, x सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिलेशन आ जाएगा, तो k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2, ये होगा। कैसे बता दिया, अदरवाइज याद रखना जरूरी है। तो सीरीज में 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, 3 रहेगा तो 1/k3, 4 1/k4। पैरेलल में क्या होगा, k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2, 3 रहा तो प्लस k3, 4 रहा तो प्लस k4। बात समझे, इसको नोट करो। एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, जरा देखोगे। इस तरह से स्प्रिंग लगा है, ठीक है, एक सिंपल एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक ही सिंगल स्प्रिंग लिखा है, बहुत जनरल केस दे रहा हूं। एक मास है इससे अटैच्ड, ये मास है मान लो से 10 kg, 10 kg का मास इससे अटैच है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ दे रखा है, से के मान लो 100 दे रखा है, 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आपको बोला गया है फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग। बता पाओगे फोर्सेस बैलेंस करके कि मैं बता दूं? हाँ देखो, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग क्या होगा, ध्यान से समझो। शुरू में ये अपने नेचुरल लेंथ में रहेगा, अगर वेट का इफेक्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो शुरू में नेचुरल लेंथ में रहेगा। शुरू में लेंथ इसकी मान लो है L0। अब ये अपने वजन के कारण क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये इसको खींचेगा, वजन क्या होगा 10g होगा, वजन 10g। 10g के कारण क्या होगा, ये मास खींचेगा, तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। अब एक्सटेंशन मान लो क्या हो गया x, L0 प्लस x, नेचुरल लेंथ से कितना खींचा, x खींचा। अब इसका अगर सिंपल समझना है, एफबीडी बना लोगे, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे फोर्स दिखा रहे हो तो m मास है, नीचे इसका वेट लग रहा है कितना mg 10g, और अगर नीचे खींच रहा है स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। स्प्रिंग फोर्स क्या बोलते हैं, F इक्वल टू kx, माइनस डायरेक्शन बताता है, F इक्वल टू kx, और x कितना है, जितना इलोंगेशन हुआ, यहाँ इलोंगेशन क्या हुआ x, और वो किधर लगता है कंप्रेशन के अगेंस्ट। ये नीचे खींच रहा है, स्प्रिंग किधर जाएगा, ऊपर लाना, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ में, kx, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा, kx और mg क्या होगा, बैलेंस करेगा एक दूसरे को। तो kx इक्वल टू क्या बोलेंगे, mg, kx इक्वल टू mg, और इक्वल टू m कितना है 10g, या x इक्वल टू क्या बोलेंगे 10g/k बोलेंगे, और 10g/k। g क्वेश्चन में कुछ कहा जाए तो ठीक है, नहीं कहा जाए तो आप 9.8 10 कुछ ले सकते हो। क्वेश्चन में कहा दिया गया मान लो g को 10 लेना है, तो g को 10 लेना है तो 10 क्या हो जाएगा, ये 1, तो ये कितना खींचेगा 1 मीटर, इलोंगेशन कितना होगा 1 मीटर। बात समझ में आई, पहले बताओ कोई दुख तकलीफ इसमें? हाँ, स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है, हमेशा इलोंगेशन के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। ये वेट किधर खींचेगा, नीचे, डिस्प्लेस हो रहा है नीचे, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। तो डिस्प्लेस हुआ नीचे अपने वेट से 10g से, स्प्रिंग फोर्स क्या बोलते हैं kx। यहाँ डायरेक्शन ले चुके हैं इसलिए माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो kx किसको बैलेंस करेगा, जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो mg को बैलेंस करेगा kx।
तो mg इक्वल टू kx, तो यहाँ पे kx इक्वल टू mg और x इक्वल टू क्या होगा mg बाई के, 10g बाई के, g को 10 ही लिया तो 10 100 जितना आएगा 1 मीटर आ गया। तो समझ में आया सिंपल। ठीक है, अभी और क्वेश्चन इस पे देखेंगे। मान लो क्वेश्चन सिंपल है, एक स्प्रिंग ऐसे लिया, एक स्प्रिंग ये लिया और एक मास लगा दिया, ये कितना लगा दिया से 20 kg लगा दिया। ठीक, और दो स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। मान लो इसका दे रखा है से K1 इक्वल टू मान लो है से 100 न्यूटन पर मीटर और इसका है K2 इक्वल टू गिवन है मान लो 400 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आपको बताना है फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग। ट्राई करो, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग। कितना बता रहे हो आंसर? मतलब 0.4। चलो देखते हैं, इसका तो वेट लगेगा नीचे 20 जी, वेट के कारण इलोंगेशन होगा। हमने देखा था पहले प्रूव करते समय इलोंगेशन क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, पहले दोनों का किसमें है, सीरीज की पैरेलल, पैरेलल दोनों का देखो सीरीज क्या पहचान है कि एक एंड से दूसरा एंड मिले पर दोनों एंड ना मिले। जैसे इसको देखोगे, इसका एक एंड दोनों का मिल रहा है पर दूसरा एंड इसका ऊपर अटैच्ड है, फिक्स्ड है, और ये वाला एंड मास के साथ अटैच्ड है। ये क्या है, सीरीज में। और दोनों एंड मिल जाए तो किसमें होता है, पैरेलल में। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो एक एंड ऐसे देखोगे, बीच में कोई नहीं है, इधर मिल रहा है, दूसरा एंड इधर, इधर से एक एंड है, बीच में कुछ नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, इधर है, बीच में कोई स्प्रिंग या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो ये क्या है, पैरेलल में। पैरेलल के लिए बताया था ना के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, K1 प्लस K2। तो यहाँ 100 प्लस क्या है 400, 100 प्लस 400 कितना हो गया 500। तो के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 500 न्यूटन पर मीटर। अब सिंपली ये जो खींचेगा, अब इसका एफबीडी सोचेंगे तो कंबाइंड दोनों मिलके कितना इंपैक्ट देगा वो देखना चाहिए। तो जब हम इसका एफबीडी बनाते हैं, इसका एफबीडी तो देखो ये जो है कितना है 20 kg, तो नीचे क्या लगेगा 20 g वेट लगेगा और ऊपर क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है kx। अब यहाँ K1 K2 दोनों है तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट कितना खींचेगा उससे मतलब है, यानी लिखेंगे K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। ऊपर क्या लगेगा, मान लो x डिस्प्लेस हुआ तो K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे K इक्विलिब्रियम में जब खींच के तन जाएगा पूरा तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा 20 g। तो K इक्विवेलेंट इंटू एक्स, Kx ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स, वापस लाना चाहेगा पोजीशन को, और नीचे वेट लगेगा। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 g बाय K इक्विवेलेंट। 20 g को 10 लिख लिया और K इक्विवेलेंट कितना आया है 500, 20 g बाय 500 कितना हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 4। तो गुड, ठीक आंसर है। तो बात को समझे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और करेंगे आज, देखते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन दे रहा हूं पहले। एक स्ट्रिंग है, इससे लगा हुआ, मासलेस ही है, स्प्रिंग भी मासलेस कंसीडर करते हैं तो इसीलिए उसको टेंशन हर जगह सेम होगा। तो ये ब्लॉक लगा हुआ है, मान लो 2 ब्लॉक कर लिया, एक मान लो कुछ कर लिया से 20 kg, इसका मास कर लिया मान लो 10 kg। ठीक, 20 kg 10 kg, ये स्प्रिंग लगा है, इसका स्टिफनेस कुछ होगा, तो इसका स्टिफनेस दिया है मान लो कि से 100 न्यूटन पर मीटर, इसका स्टिफनेस दिया है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक, आपको बताना क्या है, क्वेश्चन लिख लो। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, if the system is released from rest, system is released from rest, find elongation in spring। system is released from rest,
फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग, इलोंगेशन इन स्प्रिंग, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो इलोंगेशन इन स्प्रिंग, तो ट्राई कर सकते हो, इस तरह का किए नहीं है अभी पहले, ट्राई कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैं बता दूं? क्या करोगे? करो अच्छी बात, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है आपका कि इलोंगेशन इन स्प्रिंग बताना है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है कि 10 kg है, इस तरह से दिख रहा है, तो 10 kg वाला ऐसे नीचे आना चाहेगा, स्प्रिंग खींचेगी, तो ये कितना खिंचाव होगा वो बताना है, ठीक है। तो पहले फोर्स क्या क्या लगेगा बता सकते हो? एक तो इसका वेट नीचे लगेगा 10 g, एक तो केज के ऊपर लगा स्प्रिंग, और ये फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया गया है तो फ्रिक्शन लेस ही मानेंगे, नहीं किया गया है फ्रिक्शन, चूंकि पढ़ी भी नहीं है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लेस ही है, फ्रिक्शन पे क्वेश्चन आगे करेंगे। अच्छा, टेंशन की डायरेक्शन हमने बोला अवे फ्रॉम दी बॉडी, और स्प्रिंग यहाँ पे क्या है? मासलेस है, और स्ट्रिंग भी मासलेस है, तो टेंशन हर जगह क्या लगेगा? सेम। अब इस पे अवे ये बोलेंगे, इसके लिए अवे ये है, इधर से स्प्रिंग के लिए अवे ये है, पुली के लिए अवे ये है, पूरे पे टेंशन क्या लगेगा? टी लगेगा। मासलेस है पूरा, पूरे पे टेंशन हर जगह क्या होगा? स्प्रिंग स्ट्रिंग दोनों मासलेस है, टेंशन सेम होगा, ठीक है। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना आसान है, बताओ एक्सेलरेशन कितना है आपका? कितना आंसर बता रहे हो बालक? चला गया, लेकिन ट्राई किया तो अच्छी बात है। अब देखो एक्सेलरेशन बताया ना, सिंपली ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास। यहाँ ड्राइविंग कौन है? 10 g, नीचे लाना चाहेगा। अच्छा, एक्सेलरेशन किधर होना चाहेगा? सिस्टम का एक्सेलरेशन नीचे होगा पूरे का, ये वाला टुकड़ा, ये वाला पार्ट जो है इधर जाना चाहेगा, ये वाला पार्ट नीचे आना चाहेगा, तो एक्सेलरेशन ड्राइविंग कितना है यहाँ पे? 10 g। ड्राइविंग फोर्स ये नीचे लाना चाह रहा है 10 g। अपोजिंग क्या है? अपोजिंग 0 है, टेंशन हर जगह सेम होता है, अपोजिंग फोर्स 0 है। याद करो, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कराया है, पहले चैप्टर में कराया था। एक ब्लॉक था ऐसे, इस तरह से पुली थी, एक ब्लॉक था, एक ब्लॉक यहाँ पे सरक रहा था, हमने इसको मान लो M2 लिखा था, M2G, इसको M1 लिखा था। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स 0। अपोजिंग 0 क्यों था? क्योंकि इसका टेंडेंसी क्या? नीचे आने का, नीचे आने का। उस केस में ये किधर आएगा? ये भी इधर आएगा। एक बार क्या होगा, शुरू में ये जैसे झटका खा के नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, रिलीज होगा, स्प्रिंग तन गई, स्प्रिंग खिंच गई, उसके बाद ये नीचे आएगा, पूरा सिस्टम इधर आएगा। इधर इसको रोकने वाला बाएं तरफ कोई नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन पढ़े नहीं अभी, फ्रिक्शन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर होता तो रोकता। इसको हॉरिजॉन्टली इधर आने में, सरफेस पे चलने में रोकने वाला फोर्स कोई नहीं है, तो अपोज करने वाला फोर्स क्या है? 0 है। ये 20 kg इधर आएगा, स्मूथली आता चला जाएगा, इसको कोई इस साइड में, लेफ्ट साइड में रोकने वाला नहीं है, तो अपोजिंग क्या है? 0 है। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। पहले बताया है इस तरह का एक्सेलरेशन निकालना, सेम टाइप का क्वेश्चन, बस स्प्रिंग नहीं लगा था तभी। तो ये कितना हो जाएगा? 10 g by 30, 10 g by 30, और g की वैल्यू क्वेश्चन में कह देगा, ठीक है, नहीं तो चलो हम 100 यहां लिख देते हैं। तो 100 by 30 यानी 10 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 100 by 30 मतलब 10 by 3, तो एक्सेलरेशन निकल गया 10 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? हमको x निकालना है। x कैसे निकल सकता है? देखो, अगर मैं यहां से देखता हूं, स्प्रिंग कुछ ना कुछ तो खींचेगा ना, वही तो बताना है। मान लो स्प्रिंग हमने बोला x खींचा, स्प्रिंग x खींचा, तो इधर क्या लग रहा है? पूरे में टेंशन T लग रहा है, सेम इधर भी टेंशन क्या है? T है। तो स्प्रिंग को जो खींचेगा, कौन सा फोर्स खींचेगा? टेंशन खींचेगा, T खींचेगा। तो T स्प्रिंग को अगर इधर खींचेगा तो स्प्रिंग फोर्स उल्टा इधर लगेगा। स्प्रिंग को किधर खींचेगा? ये ब्लॉक नीचे आएगा, टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन के कारण स्प्रिंग राइट साइड खिंचाएगा। कितना खिंचाएगा? x खिंचाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट साइड लगेगा। स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स Fs इधर लगेगा। और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे, Fs इक्वल टू kx, माइनस तो डायरेक्शन बताता है, तो F इक्वल टू क्या लिखते हैं? सिंपली kx माइनस kx। तो F यहाँ पे कौन है? फोर्स, टेंशन है, टेंशन की वजह से खिंच रहा है, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? kx। तो यहाँ F जो है वो टेंशन है, T इक्वल टू जितना टेंशन खींचेगा उतना स्प्रिंग फोर्स उल्टा लगेगा, kx। पहले बोलो ये बात समझ में आई? तो यहां से मुझे x तो निकालना है, तो x इक्वल टू क्या होगा? T बाई k। k गिवन है, T निकल जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। T कैसे निकाल सकते हैं? आप देखो, यहां से तो T नहीं निकालने में दिक्कत आएगी, और T यहां पे हम यूज कर लेंगे, पर पूरा स्प्रिंग सेम है, तो टेंशन हर जगह क्या है? सेम है। तो मैं इसका 10 kg वाले के लिए मैं इक्वेशन बना सकता हूं,
या उसके लिए बना सकते हैं, जिसके लिए दोनों के लिए बना सकते हैं, 20 के लिए बना सकते हैं, 10 kg, जिससे भी आपको आसान पड़े। मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा आसान पड़ेगा। अगर देखो 20 से बना सकते हो, 10 से भी टी। 20 kg को टी टेंशन, टी फोर्स की वजह से 20 kg में ए एक्सेलरेशन आएगा, पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन चलेगा, ये ऐसे नीचे आएगा, ये ऐसे राइट जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी ये होगा, इसका भी एक्सेलरेशन ये होगा। इसको कौन खींच रहा है? केवल एक ही टी फोर्स खींच रहा है। टी फोर्स की वजह से इसमें क्या आया? मास इंटू एक्सेलरेशन, एमए आया। तो टी टेंशन की वजह से टी इक्वल टू एम ए, यानी 20 इंटू ए, और ए हम निकाल चुके हैं कितना? 10/3। तो ये कितना होगा? 200/3। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? 200/3 न्यूटन। पहले बताओ, क्लियर है? अब बस हो गया, टेंशन हो गया तो क्वेश्चन हो गया। तो टेंशन है 200/3 नीचे आ जाएगा इंटू के। के कितना गिवन है? 100। तो ये गिवन है 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया? 2/3। 2/3 को अगर वैल्यू में लिखना चाहते हो 0.66 या 0.666 मीटर, या राउंडिंग अप करोगे तो 0.67 मीटर। बात समझ में आई? अगर किसी को इच्छा है टेंशन ही निकालना है तो उससे निकालना चाहते हो 10 kg से, तो वो भी निकल जाएगा, पहले निकाल चुके हैं। अगर किसी को इच्छा नहीं 10 kg के एफबीडी से टी निकालेंगे, निकाल लो, लेकिन ज्यादा आसान पड़ेगा इसके, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन, और उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आया है ए। तो एफ इक्वल टू एम ए, तो टी इक्वल टू एम ए, तो इससे ज्यादा आसान है। अगर 10 kg से इच्छा है तो वहां से भी लिख सकते हो। 10 kg में क्या लग रहा है? 10 g नीचे लग रहा है, टेंशन क्या लग रहा है? ऊपर लग रहा है, और नेट एक्सेलरेशन किधर है? नीचे है। तो नेट एक्सेलरेशन नीचे का मतलब ज्यादा माइनस कम, तो नेट फोर्स क्या लिखोगे? 10 g नीचे 10 kg के लिए, माइनस टी ऊपर, 10 g नीचे माइनस टी ऊपर, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा? 10 इंटू ए। तो यहां से जरा बताओ, यानी कि T इक्वल टू लिखेंगे 10 g, g को मैं 10 लिख लेता हूं, याद रहने दो, 10 g माइनस 10 है, और g को 10 लिख लेंगे तो 10 इंटू 10 क्या होगा? 100, और माइनस 10 गुना ए क्या है? 10/3। ए है 10/3, निकाले हमने ए 10/3, सॉल्व करो कितना आ जाएगा? ये 100 माइनस 100/3, एलसीएम लोगे तो 300 माइनस 100, 300 माइनस 100 क्या आएगा? 200/3। 300 माइनस 100 यानी कितना आ जाएगा? 200/3। तो टेंशन दोनों में से किसी से निकल सकता है, लेकिन आसान रहेगा जिसमें एक ही का कैलकुलेशन होगा, केवल टी इक्वल टू डायरेक्ट एम ए करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप जैसे भी करना चाहो, मेन क्या था क्वेश्चन में? स्प्रिंग का इलोंगेशन बताना था, तो स्प्रिंग टेंशन की वजह से खींचा एक्स, टेंशन की वजह से स्प्रिंग एक्स खींचा, तो स्प्रिंग फोर्स उल्टा लगेगा, जितना खींचा फोर्स F इक्वल टू के एक्स, तो T इक्वल टू के एक्स, बेसिकली x इक्वल टू टी वाई के, हमको T निकालना था। T चाहे इसके एफबीडी से निकाल लें, चाहे इसके एफबीडी से निकाल लें, और T निकालने के लिए हमको इक्वेशन में A की जरूरत पड़ेगी। A हम कैसे निकालते हैं? ड्राइविंग माइनस अपोजिंग बाय टोटल मास। तो इतनी तक कहानी समझ में आई, बेसिक क्वेश्चन थे सारे, अच्छे से रिविजन करना, फिर दशहरा के बाद ऐसा ना हो कि सब भूल-भाल के बैठ जाना, हाँ कोई सर थे कुछ पढ़ा रहे थे, पता नहीं क्या चल रहा था, कोई चैप्टर तो चल रहा था, ऐसा ना हो। चैप्टर वैप्टर पता हो, रिवीजन करना, और एंजॉय भी दशहरा करो अपना, ठीक है, सेलिब्रेट करो अच्छे से। हैप्पी दशहरा सबको। अब क्लास आपकी दशहरा के बाद होगी, ठीक।